बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर बात की जाती है खित्ते में अमन के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये बात कहना बिल्कुल बजा होगी कि पाकिस्तान ने एक अरसा दराज से दहशतगर्दी का सामना किया है और कीमती जानों का नजराना पेश किया है। रिसेंटली लाहौर के अंदर एक दहशतगर्द कार्रवाई करते हैं और उसके ताने बाने जो हैं वह अफगानिस्तान से मिलते जुलते हुए नजर आते हैं। IG पंजाब का ये कहना है कि मरकजी मुलजिम जो है ईद गुल वो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा था, फाइनेंस भी वहीं से किया जा रहा था। और अगर देखा जाए भारत माजी की तरह अब भी पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। FATF खामोश क्यों नजर आ रहा है? वो आलमी बरादरी भारत से क्यों नहीं सवाल पूछती? कुलभूषण जाधव यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ जो है नाकाम भी बनाया जाता है, लेकिन आलमी बरादरी इस बात पे खामोश नजर आती है। पाकिस्तान वही मुल्क है कि जिसने अफगान महाजरीन को अपने पास बना दी और वहाँ के लोगों को यहाँ के शहरी होने का हक दिया। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए इस वक्त अमेरिका जो है अपनी फौजों का इनखला करना चाहता है और पाकिस्तान उसके अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। सिचुएशन अब यहाँ पर यह बन चुकी हुई है कि एक तरफ पे फौजों का इनखला होना है और दूसरी जानब पे तालिबान ने हुकूमत का चार्ज संभालना है। इन दोनों सिचुएशन के अंदर अफगान महाजरीन जो है वो बड़ी तादाद में वहां से ट्रेवल करेंगे और उनका रुख ईरान और पाकिस्तान की तरफ होगा। इस हवाले से इमरान खान साहब ने टेलीफोनिक राब्ता किया सैयद इब्राहिम रईसी के साथ। इस चीज पे गुफ्तगू की गई कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की सूरत को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। इसी के साथ साथ जी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह से रहेंगे और इस बिगड़ती हुई सूरत हाल के अंदर हम किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि FATF अपना किरदार अदा करे, आलमी बरादरी क्यों खामोश बैठी हुई है और भारत को अब तक कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। इन तमाम इशू से बात करने के लिए आज पैनल में मुझे जो गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ एनालिस्ट पैनल में मौजूद होंगे मियाँ इमरान फयाज वड़ाई साहब और हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे बरकीत गजनफर साहब। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान सरदार आसिफ अहमद अली खान। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी इमरान, आप मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, मौलाना फजल रहमान साहब ने सवात में जलसे में जो बड़ी खूबसूरती से शायद क्राउड को गर्म करना चाह रहे थे, क्राउड को कोई मैसेज देना चाह रहे थे PGM की प्लेटफॉर्म के जरिए, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक बात कह दी कि जी इमरान खान साहब तो जो है वो अपनी एयर बेस दे चुके हुए हैं और अब आवाम के सामने और कौम के सामने क्यों झूठ बोला जा रहा है। फजल रहमान साहब कौन सी एयर बेस की बात कर रहे हैं और कौन सी एयर बेस जो है वो अमेरिका इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान की? शुक्रिया फाइजा। तो सबसे पहले तो अब ये जरा देख लें कि किसी भी बात को इंपॉर्टेंस देने से पहले ये जानना जरूरी है कि बात कर कौन रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब की अगर बातों को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको दोबारा लिखना पड़ जाएगा और हमें बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो मौलाना साहब ने जो भी बात की है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट होता है। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी आपने इल्जाम लगाए, तो एक इल्जाम है ना कि अफगान बॉर्डर के ऊपर या फिर जो आपने एयर बेस दी है वो आपने अमेरिका को दी है या नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ का साथी करार दे दिया। और जिस आपने इसको एनालिसिस करे और इनसे एविडेंस पूछे, आप इनसे एविडेंस पूछे तो एक भी एविडेंस इनके पास नहीं होगा, बल्कि उल्टा ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई है। तो मैं समझता हूं कि जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है और जो वहां पर नई गवर्नमेंट बनने की और तालिबान के आने की बात है, तो उसमें एक चीज बड़ा मद्देनजर रखिएगा कि पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है अमेरिका को वहां से निकालने में। किसी भी तरह से हम इस कंट्रीब्यूशन को यानी कि वेव ऑफ नहीं कर सकते। और इसमें इस वक्त इंडियन जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर उसमें एक चीज में देखिएगा कि उन्होंने इस पूरे के पूरे असर को खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपके जो पॉलिटिशियन है जो कि पाकिस्तान में बैठ के इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंडियन प्रोपेगेंडे को हवा दे रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। और आप हाइब्रिड वॉर का जो है पार्ट बन रहे हैं। बिल्कुल हाइब्रिड वॉर की गलत न्यूज़ कन्वे कर रहे हैं ना, और लोग जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं, दो बहुत बड़े ब्लॉक जो है वो बन चुके हुए हैं। एक तरफ पे अमेरिका खड़ा हो चुका है, इस तरफ पे चीन खड़ा हो चुका हुआ है। कहाँ हमने चीन को नाराज कर दिया है? फजल रहमान साहब कल जो है वो शोर करते रह गए सवात में, चीन हमसे नाराज है और हमने CPEC को मुतनाज़ा बना दिया हुआ है और इंशाल्लाह अफगानिस्तान को भी हम नाराज कर लेंगे। ये किस किस्म की बातें की जा रही हैं? भाई ने एक बात की कि आप देखिए बात क्या कौन रहा है। एक शख्स जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, कश्मीर कमेटी के पैसे को खाता रहा जी। जब तक इलेक्टेड रहा, तो आपको याद है कि नवाज शरीफ के ज़माने में ख़त्म नबूवत के बारे में कानून पास हुआ था जी, जो जाहिद हामिद ने और अनूश रहमान वगैरह जिसमें इन्वॉल्व थे। ये शख्स जो अपने आप को आलिम कहता है, इतनी बड़ी दाढ़ी लेके चलता है, ये उस गवर्नमेंट का हिस्सा था। तो क्या इसने उस कानून के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई थी? यहाँ से आप इसकी बुनियादी जो सच्चाई है
उसका अंदाज़ा कर लूँ। जी एक इजाज़ुल हक साहब का एक इंटरव्यू छपा था बड़े अरसे पहले, जब ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन था। उन्होंने कहा था ये शख्स बाहर जाता है, दौरे करता है, पैसे खाता है, फिर वापस आ PADA जाता है। बनाता है, पेट्रोल लेता है। एक दफ़ा इसने कश्मीर की कहीं बाहर जाके बात की, इसकी क्रेडिबिलिटी आप देख लें। इस्लामाबाद में जो एक धरना हुआ तो उसमें 400 रुपये फी तालिब इल्म ख़त्म नबूवत के नाम पे जमा किए गए थे। तो ये है वो शख्स जिसका ये बैकग्राउंड है। अब इससे आप ये तवक्को करती हैं कि वो कौम के सामने सच बोलेगा, तो मदरसे फिर के तो हम बच्चों को इकट्ठा करके क्राउड जो है बना लिया फिर जाता तो हम है। खुद ही मतलब है, वो कहते हैं वी लिविंग इन फूल्स तो ब्रिगेडियर पैराडाइज। साहब इस तरह के लोगों पे अब बैन नहीं होना उसका चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या उसको पता है एयर बेस होता क्या है? वो समझता है सवात में जहाँ वो खड़ा हुआ है इतना बड़ा ग्राउंड होता है और उसके अंदर कोई 5-6 जहाज पाक हो जाते हैं। सही ठीक है, उसको एयर बेस का मैं शर्त लगाता हूं, आप उससे एयर बेस का मतलब पूछ ले क्या होता है। उसको ना एयर का मतलब पता है ना बेस का मतलब, उसको सिर्फ ये पता है कि करप्शन से पैसा किस तरह जमा किया जाता है। जी अब इसी तरह वो लोगों को मिसगाइड कर रहा है। हमारे लोगों को इस वक्त समझना चाहिए कि कौन से वो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के सेंसिटिव इशू से खेल रहे। अगर हुकूमत ये कह रही है, और जो बाइडन जिसने अभी कल ही स्टेटमेंट दी है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं एक ऐसी चीज पे जिसका कोई वजूद नहीं है कि आप अपनी फौज में जो बंदे भर्ती करते हैं वो 18 साल से कम उम्र के होते हैं, वो सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हम एयर बेस नहीं देंगे। दुनिया के तमाम अखबार उठा के पढ़ लें आप, इंटरनेशनल अगर मीडिया कोई इस बात पढ़ता पे हो तो। चिल्ला उठा। इंटरनेशनल मीडिया ने ये चीज अपनी हेडलाइंस के साथ शाइन की है, और उसके ऊपर जो बाइडन की और कांग्रेचुलर रिसर्च कमेटी जो है उसका एक रिसर्च पेपर बहुत अर्सा पहले आया था, कांग्रेचुलर रिसर्च सेंटर है, उन्होंने कहा तो उन्होंने हुकूमत अमेरिका को मशवरा दिया था, या उनकी पॉलिसी ये थी कि अगर आप जो है ओवर द होराइजन आप तालिबान की सपोर्ट। ओवर द होराइजन का क्या मतलब है कि वो किसी ऐसी जगह पे, यानी यूएई में एक बहुत बड़ा बेस मौजूद है अमेरिकन, कतर में अमेरिकन का सबसे बड़ा बेस मौजूद है, तो दे हैव देयर सैटेलाइट्स देयर, उनके वहां पर उन्होंने जो जहाज भी पार्क किए हुए हैं। अभी वो नेगोशिएट कर रहे हैं, जिस तरह वो नेगोशिएट कर रहे हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कि वो अफगानी जिन्होंने साथ दिया है अमेरिकन का एज इंटरप्रेटर और मुख्तलिफ, उनको वो लोग वहां पे अपना उनको एक्सेप्ट कर लें, और दूसरा वो कहते हैं कि हम उनको वहां से एयरलिफ्ट करेंगे मिलिट्री तैयारों में नहीं बल्कि चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए। सो ये सिनेरियो जो एग्जिस्ट कर रहा है, अब इस सिनेरियो में पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करना, दुख ये है कि हमारे लोग गुमराह होते हैं एक बिरयानी की प्लेट पे या 500 रुपए के किराए पे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। आप फयाज राय साहब, जब एक तरफ पर चीज़ें इस हाई लेवल पर डिस्कस की जा रही हों और मुल्क की सालमियत को भी ख़तरा जो है वो लाहक हो, एक तरफ से इंडिया वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो इस वक्त इंटरनेशनल जो लॉबी है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब आपको क्लियरली कह दिया कि आप हम पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना हम करने देंगे, उसके बावजूद क्या इस तरह की शख्सियात को इस तरह से स्पीच करने की इजाज़त होनी चाहिए, या फिर स्पीच के वो हिस्से क्या मीडिया पे दिखाने की इजाज़त होनी चाहिए? फ़ायदा दुनिया का जो मैप है वो बदल रहा है, जी। नक्शा बदल रहा है, सारी सूरत बदल रही है, कंडीशन बदल रही है। अभी जो चाइना के सदर ने जो उनकी 100वीं सालगिरह थी उस पर उन्होंने एक तकरीर किया, उसमें जो उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया है, और बहुत बड़ा मैसेज क्या दिया, इतना बड़ा मैसेज दिया कि देखें कोई भी दुनिया में बंदा जो हमारे फौजी को मारेगा, जो हमारे मुल्क के मुफादात के खिलाफ काम करेगा और जो कुछ हमारा है उसको छीनेगा, तो हमने एक दीवार बनाई है, 1 अरब 40 करोड़ बंदे की ने एक दीवार बनाई है, हम उसका सर उससे पटक देंगे। अब दुनिया इस सोच पे जा रही है, तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में। और आज खान साहब ने जिस लीडरशिप का मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने, ब्रिगेडियर साहब मेरी इस मौके से एग्री करेंगे कि चाइना हमेशा पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, और जो पाकिस्तानी अवाम है और चाइनी अवाम का तो बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है। लेकिन चाइना कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है, और ऐसे हुआ भी है कि हमारी पॉलिटिकल एलीट और जो हमारी जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ा सा झुकाव भी कर गई बाज़ मजबूरी में। अब तो लाइंस क्लियर नहीं होगी फयाज राय साहब, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्लियरली तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब तो खान साहब ने एक इत्मीनान कायम कर दिया दुनिया में, ठीक है ना। खान साहब ने जो एक आर्टिकल लिखा ना ग्लोबल टाइम में चाइना के एक अखबार में, तो उसने जो पहले तो उन्होंने चाइना की तारीफ की है, एंड फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, उन्होंने कहा हम चाइना के साथ हैं, अमन में,
خوشحالی میں اور خطرات میں بھی. یہ بہت بڑا میسج دیا. وہ تھوڑا بہت جو کنفیوز رہتا تھا چیننگ حکام کو انہوں نے وہ نکال دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جو بڑے قابل احترام ہے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, سیاست میں ان کی ایک پہچان ہے, رول ہے, انہیں انتہائی تھوڑی سی سیاست کے لیے, تھوڑی سی حکومت کے لیے, جیسے میرے ساتھیوں نے کہا کہ تھوڑے سے لالچ کے لیے آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ آپ کا اتنا بڑا دشمن وہ اتنے قابل احترام ہے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کے ساتھ ہونے کے باوجود آج وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں. جو اتنا بڑا سناریو بنا ہوا اور جو ایک اتنی بڑی اچیومنٹ کیا ہے حکومت پاکستان نے, خاص طور پر عمران صاحب کی لیڈرشپ نے, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بحث کریں گے نا, زیادہ ذکر کریں گے تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم اس سے زیادہ ڈسکس کیا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران, اب ہم بات کرتے ہیں کچھ خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں. سوال سے اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں جو ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے, اس حکومت کی پیش نظر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں سے بہت بڑی تعداد میں جو پناہ گزین ہیں انہوں نے ٹریول بھی کرنا ہے, وہاں سے مائیگریٹ بھی کرنا ہے, اور یہ برڈن آنے والا ہے دونوں بارڈرز پہ. ایک طرف پہ ایران ہے, ایک طرف پہ پاکستان ہے. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس رابطے کو اور اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کریں گے, کیونکہ اگر افغانستان میں سچویشن ذرا بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اس کا کئی گنا زیادہ برڈن جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آ جائے گا. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ افغانستان میں گورنمنٹ چینج ہونے سے پاکستان اور ایران کے اوپر برڈن آنے والا ہے, اس کو تھوڑا سا یوں کر لیجئے کہ برڈن آ چکا ہے. اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ افغانستان سے پاکستان میں آنے کی جو شرح ہے وہ تقریباً 45 سے 46% پہلے سے بڑھ گئی ہے. جو لوگ وہاں پر گئے تھے انہوں نے یہاں پر آنا شروع کر دیا ہے. بلکہ کل کا ایک آرٹیکل ہے دا انڈیپینڈنٹ کا جس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ وہاں کی جو خواتین ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ جو ہمیں تھوڑی بہت انڈیپینڈنس ملی تھی اور جو ہمارے رائٹس پہ بات ہو رہی تھی, ہماری تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وہ سب کی سب اب ختم ہونے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مائیگرینٹس, یعنی کہ جو اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے ان کو, پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی ملک کے مہاجرین کو اس طرح سے اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا. یہ یہاں پر بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کا نہیں اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہی کی وجہ سے انہی افغان مہاجرین کی اتنی بڑی قیمت پاکستان نے ادا کی ہے کہ آپ کی جو تقریباً $2 بلین کی سالانہ ٹریڈ ہے جو کہ افغانستان ہوتی ہے, اور اس کی ریالٹی میں اگر آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ یہاں سے سامان جاتا ہے افغان بارڈر پہ اور وہاں سے وہ افغانستان میں نہیں جاتا, وہیں کے اوپر سٹیمپس لگتی ہیں اور وہیں سے دوبارہ گھوم کے دوسری طرف سے آ جاتی ہیں وہی پیپرز. وہاں پر وہ جو سامان ہے وہ پاکستانی ہی خرید لیتے ہیں اور وہاں پر افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بادر ہی نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جو افغان مہاجرین یہاں پر بسے ہوئے ہیں وہ اسی ریٹ پہ لے لیتے ہیں. اس کا الٹیمیٹ نقصان کیا ہوتا ہے, وہ جو $2 بلین کی جو ہماری ٹریڈ ہے وہ پاکستان آتا ہی نہیں ہے. یہ دس از ویری ہیوج لاس جو کہ پاکستان برداشت کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کی جو رائٹس ہیں, جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں جن کی کیپیسٹی ہے, ان کے رائٹس کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور اس کے سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ احسان ماننے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے کہ بھئی ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے اگر اتنے سال ہو گئے تو ہمیں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. وہ ابھی بھی اگر آپ کسی بھی چیز کے تانے بانے ملائیں, دس از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, ابھی ریسنٹلی آپ نے جو دیکھا ہے لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے, اگر سارے تانے بانے آپ ملائیں تو اسی روٹ سے جا کر ملتے ہیں. عمران, میں اسی پوائنٹ پہ کے واپس آؤں گی. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی خان صاحب. السلام علیکم سر. جی سر, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. آج ہم کچھ بات کر رہے ہیں خطے میں تبدیلیوں کے حوالے سے اور اپنی کچھ خارجہ پالیسیز کے حوالے سے. سر, ایک طرف پہ ایران کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. افغانستان کے ساتھ جو سچویشن اس وقت بن چکی ہوئی ہے, اس سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بالخصوص ریسنٹلی ہی ابھی جو ایک جوہر ٹاؤن میں اٹیک ہوتا ہے لاہور میں, اس کا جو مرکزی ملزم ہے جس کا نام عید گل بتایا جاتا ہے, وہ افغانستان سے ٹریول کر کے لاہور تک آتا ہے اور وہ سارے تانے بانے جو ہیں وہ را کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان اس وقت جس سچویشن کی طرف جا رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرے گا, اور اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسیز کیسی ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی میں جو ہم سے غلطی ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی ہے جی, اور وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی ہے. جی, ہمیں افغانستان کی جنگ میں کبھی بھی کسی صورت اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. بس جنرل ضیاء الحق نے اپنی مجبوری تھی اس کی, امریکہ کی اس کو سپورٹ چاہیے تھی, تو اس نے ملک کو دھکیل دیا افغانستان. پھر اس کے بعد جنرل مشرف آئے, انہوں نے بھی کسی سے پوچھے بغیر وہ امریکہ کی وار آن ٹیرر کا حصہ بن گئے اور پھر ہم نے دوبارہ داخل کی.
تو اس لیے یہ کہنا کہ جی دوسرے ہی ہمیں سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ شاید درست نہ ہو. اس میں پاکستان کی ماضی میں دانستہ طور پہ غلطیاں ہوئی ہیں. تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بچتی ہے سردار صاحب, اگر دیکھا جائے. جی بات سنیں آپ, میں ہر دور میں ہر ادوار میں قومی اسمبلی میں اس کے خلاف بولتا رہا ہوں. اس کا بہت سا مجھے نقصان بھی ہوا. جی قومی اسمبلی میں تقریریں بھی میں نے کی 1985-84 میں. جی یہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی ایک پاکستان کی پوری نسل متاثر ہوگی. جی اب دوسری نسل شروع ہو چکی ہے اور اس کے اثرات اب بھی ہم پہ پڑ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہم تو بالکل معصوم ہیں تو یہ معاملہ ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں. بریگیڈیئر صاحب بات یہ ہے کہ ہم اگر ماضی کی ہی غلطیوں کو روتے رہیں گے, سردار صاحب ماضی کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, وہ میری بات شاید سمجھ نہیں پائے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں آج تو ہماری پالیسی جو ہے وہ قدرے بہتر ہو چکی ہوئی ہیں. آج ہم کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان اب کسی کو بھی اپنے گھر کے اندر کوئی بھی جنگ لڑنے نہیں دے گا اور نہ ہم اس کے مکمل ہو سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ماضی ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ فارن پالیسیز پوری دنیا میں کبھی بھی اسٹیگننٹ نہیں ہوتی. جی دے آر ناٹ اسٹیٹک. فارن پالیسیز یا آپ کی انٹرنل پالیسیز تبدیل ہوتی ہیں آپ کے جغرافیائی حالات کے مطابق. بالکل. یعنی کسی زمانے میں امریکہ اور رشیا دو سپر پاورز تھی اور دو بلاکس تھے. امریکہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کسی ملک پہ جا کے حملہ کرے, اٹیک کرنے کی. فارن پالیسی ڈیفرنٹ تھی. رشیا ٹوٹ گیا, افغانستان ٹوٹ گیا, امریکہ کی فارن پالیسی تبدیل ہو گئی. اسی طرح جس طرح فارن پالیسیز ہوتی ہیں اسی طرح ان کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ سی آئی اے کے بہت سارے جو ہیں وہ ڈیتھ اسکواڈ ہیں جو ان کے جغرافیائی بارڈر سے باہر کام کرتے ہیں؟ ابھی جو ایران کے ایک سائنٹسٹ کو اور ایران کے ایک ڈپٹی چیف کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا وہ جن کو مارا گیا تھا قاسم سلیمانی, وہ کس نے مارا تھا؟ وہ سی آئی اے نے نہیں مارا تھا. تو امریکہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں اس پہ شرمندگی ہے. کیا اپنا را جو ہے وہ پاکستان کے اندر آپریٹ نہیں کر رہی ہے؟ ہم نے کتنے لوگ ایک نہیں, یہ بڑی کلیئرٹی اس میں چاہیے آپ کو. یہ ہم جس دور میں بیٹھے ہیں اس میں اپنی غلطیوں کو گننے کی, میرا خیال سردار صاحب میرے بہت محترم دوست ہیں اور بڑے اچھے زیرک آدمی ہیں, لیکن یہ جو کچھ پاکستان کے اندر آج ہو رہا ہے نا, انہوں نے خود کہا کہ ایک نسل ختم ہو گئی دوسری نسل آ گئی ہے. اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان میں, ہم مانتے ہیں ہم نے غلط کیا. امریکہ میں ہیلری کلنٹن نے کیا کہا اس کے بعد؟ اس نے کہا پاکستان کے اندر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ کی ایریٹک فارن پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. کہ ہم نے نیو یارک میں فاروق مسجد میں ایک ٹریننگ سینٹر بنایا تھا, بھرتی سینٹر بنایا تھا, اسامہ بن لادن کو ادھر بھرتی کیا تھا, لینگلے میں ٹرینڈ کیا تھا, دنیا سے 33,000 مجاہدین کے نام پہ لوگ بھرتی کیے تھے, ان کو لا کے پاکستان میں لڑایا, ان کو چھوڑ کے ہم چل گئے. عمران خان نے نہیں کہا کہ کل وہ مجاہدین تھے آج وہ دہشت گرد ہے. چارلی ولسن نے اپنی وار میں کتاب میں کیا لکھا ہے جو چارلی ولسنز وار ہے. تو دنیا میں ہم سے زیادہ غلطیاں, امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے. ابھی ریسنٹلی امریکہ نے 9/11 کا فالس فلیگ آپریشن, ابھی ریسنٹلی امریکہ نے داعش کو ٹرینڈ کیا ہے. داعش کے 5,000 لوگوں کو جارڈن میں ٹرینڈ کیا گیا. امریکہ نے تو نہیں کہتا کہ ہم نے داعش کو ٹرینڈ کیا. ہم کچھ نہ کہنے کے باوجود ہمیں شوق ہے اپنے گلے میں توق ڈالنے کا. بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر را دھماکے کر رہی ہے تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان تو انڈیا میں دھماکے نہیں کر رہا, پاکستان نے کشمیر کے اندر انٹرفیرنس ختم کر دی. آج پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ کشمیر کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک جو ہے یہ کشمیر کے اندر سے نکلی. ہم نہیں کہتے, انٹرنیشنل پریس کہتا ہے. تو ہم نے تو کشمیر, تو ہم نے جو کچھ تھا اپنا کشمیر سیل بند کر دیا. ISI کہیں آپریٹ نہیں کر رہی ہے. اگر انڈیا کے اندر 30 سے اپنا 40 سے زیادہ ڈسٹرکٹ ہیں, چھتیس گڑھ سے اوپر جائیں, جن کو آج بھی وہ ریڈ کوریڈور کہتے ہیں, وہاں پہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہاں کے جو میزوز ہیں. انڈیا تو نہیں کہتا کہ ہماری فوج وہاں پہ میزوز کو مارے. سو بات یہ ہے کہ معروضی حالات میں ان حالات کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے اور حالات کو اس طرح انالائز کرنا پڑتا ہے جس طرح ان کی ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہے. اگر آج افغانستان سے فوج نکل رہی ہے تو پاکستان کو کوئی اور فارن پالیسی اڈاپٹ کر دی ہے. کل اگر افغانستان میں فوج تھی تو پاکستان اس ٹرائیپیٹریٹ کا حصہ تھا جو ٹرائیپیٹریٹ امریکہ نے بنایا تھا UN کی سینکشنز لے کے. امریکہ تو UN کو مجبور کرتا ہے کہ ہمیں جنگ کے لیے پرمٹ دو.
यानी यूएनओ जो बनी थी दुनिया में अमन कायम करने के लिए, आज वो परमिट देती है दुनिया में जंगें करने के लिए। अमेरिका तो नहीं कहता कि मैं शर्मिंदा हूँ, जो बाइडन नहीं कहता कि इतने सारे इजरायलियों ने मार दिया 420 फलस्तीनियन को, इजरायली नेतन्याहू नहीं कहता कि मैं शर्मिंदा हूँ। लोगों को टारगेट किया वो उस पे शर्मिंदा नहीं है। जो बाइडन झूठ बोलता है दुनिया से, बराक ओबामा झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है कि ये दहशतगर्द प्रेसिडेंट थे जिन्होंने दहशतगर्दी को जन्म दिया है दुनिया। हम नहीं कहते वो दहशतगर्दी को जन्म दिया। किसने क्रिएट की थी ये दहशतगर्द? सीआईए ने क्रिएट की। तहरीके तालिबान किसने क्रिएट की? सीआईए ने क्रिएट की। आईएसआई आज कौन ऑपरेट कर रहा है? कि जो हमारे ऊपर जो जंग इंपोज कर रहे हैं लोग, वो ना इखलाक के ऊपर कर रहे हैं, ना लीगैलिटी पे कर रहे हैं। पैलेस्तीन में मुसलमान मरते हैं, पाकिस्तान में मुसलमान शहीद होते हैं, अपना म्यांमार में मुसलमान शहीद होते हैं। म्यांमार में इतने सारे मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को मारा, म्यांमार की प्रेसिडेंट ने कभी नहीं कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ इस जंग में। डन। फयाज बड़ाई साहब, इंतहाई अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि अटैक अगर पाकिस्तान में हो रहा है और आज भी हम इसी बात पे बैठे हुए कि नहीं गलतियां हमने की थी, जिसका रिएक्शन आज तक आ रहा है। सर अब तो पाकिस्तान बस कर चुका है। ये पाकिस्तान वही मुल्क है कि जिसने अफगानिस्तान के लोगों को अपने दिल से लगाया। बाकी मुल्कों की सूरत हाल देख ली कि जब वहां पर माइग्रेंट्स आते हैं उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। हमने तो हमें बिजनेस करने की इजाजत भी दे दी, हमने अपने बर्डन बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमने फिर भी दिल से लगा के रखा। आज लाहौर में एक दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है और वहां का जो मरकजी मुलजिम है वो अफगानिस्तान से लाहौर आता है और उसकी सारी फुटेज जो है वो सीडीटी के पास आ जाती है। 16 घंटे के अंदर आईजी पंजाब जो है वो उस मामले को रिकवर करते हैं और उसकी तह तक जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस मौके पर भी क्या हम यही कहेंगे कि माजी में चूंकि जनरल ज़ियाउल हक ने गलती की थी, जनरल परवेज मुशर्रफ ने गलती की थी, तो आज वो हमें हम भुगत रहे हैं? देखिए फायदा, जो बातें बरगड़िया साहब ने जोश में कही हैं ना, ये सारी बातें कौम को और हुकूमत को और अपोजिशन को इन बातों पर ठंडे दिल से और गौर से सोचना चाहिए और कुशादा दिली से सोचना चाहिए। जब हम कहते हैं ना हुकूमत और जो फौज है वो एक पेज पे है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अस्करी क़यादत और गवर्नमेंट, उसमें जब मुल्की मफाद हो, जब खारजा पॉलिसी हो, तो फिर उसमें अपोजिशन भी उतनी ही शामिल होती है और अपोजिशन की भी हुकूमत जितनी ही जिम्मेदारी होती है। कोई भी बयान देने से पहले उनको भी उसी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अभी जो अस्करी क़यादत ने एक मीटिंग की और ब्रीफिंग दी है उनको, और उसमें जितने भी अपोजिशन लीडर निकले हैं उन्होंने उस पर इत्मीनान का इज़हार किया है कि जी ये जो अड्डे ना देने का फैसला और दूसरी चीज़ें जो अफगानिस्तान के हवाले से ब्रीफिंग थी उस पर पूरा इत्मीनान किया है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जैसे ये लाहौर का वाक़या हुआ है, ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ एग्री करेंगे कि इंडिया जितना खौफजदा आज कल हुआ है पाकिस्तान से पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे तो उसकी तारीख है, जब से पाकिस्तान बना है इंडिया पाकिस्तान से खौफजदा है, लेकिन आजकल वो जरूरत से ज्यादा खौफजदा है कि उसने मकबूजा कश्मीर में अपनी ही बेस पर खुद हमला क्रिएट करवा दिया पुलवामा की तरह। इसलिए खौफजदा है कि पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिल गया है जिसने पूरी दुनिया के सामने, पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर कह दिया है कि बस अब बहुत हो गया। तो ये उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान को एक एक्चुअली बात यह है कि सारी चीज़ होती है लीडरशिप। जिस कौम को लीडर मिल जाए ना, चाइना को लीडर बनाओ 1960 में, तो उसने कहा देखो ये सरजमीन बिजनेस फ्रेंडली होगी, वो तरक्की करके। दुबई को एक लीडर मिला तो उन रियासतों ने इकट्ठे होकर कहा नहीं ये सरजमीन बिजनेस फ्रेंडली होगी, वो कहाँ पहुँच गए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें एक लीडर मिला है जो इन लोगों की जान छुड़ाना चाहते। देखें वसाइल और मसाइल हर कौम के अपने होते हैं। Exactly. लेकिन उसमें से प्रॉब्लम से निकालना भी जब लीडर खड़ा हो जाता है और लीडर पर मुश्किल और जो हालात है उनमें भी कौम की रहनुमाई करता है, तो फिर चीज़ें जब इज्जतदार बन जाता है ना, जब गैरत आ जाती है, तो बहुत सारे मसले खुद हल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ खान साहब इस वक्त जो क़यादत कर रहे हैं, दुरुस्त क़यादत कर रहे हैं और उनका स्टांस बिल्कुल क्लियर है। इस वक्त अफगानिस्तान में सूरत हाल है, ये सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, को लम्हों में बदल रही है, सेकंडों में बदल रही है। तो उसके हम एक ही जामद पॉलिसी पे या माजी को रो नहीं सकते। हम अपनी मजीद पॉलिसीज को बेहतर करेंगे टाइम के हिसाब से। हमें भी लम्हा बदलना। यहाँ पर वक्त हो चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ बात करेंगे FATF जो है वो क्या कर रहा है और अभी तक की जितनी दहशतगर्दियों की कार्रवाइयाँ की हो चुकी हैं या की जा रही हैं, उस हवाले से आलमी बरादरी क्यों खामोश है, ये सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने।
मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। बात की जा रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की नई सूरत हाल के हवाले से। इमरान, अगर हम बात करते हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, स्टिल होती रही हैं, माजी में भी इसके सबूत मौजूद हैं। खुद शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात को कह चुके कि हमने तो बरमला आलमी बरादरी के सामने तमाम चीज़ों को खुलकर बयान किया है। FATF क्या किरदार अदा कर रही है और क्यों खामोश है? अभी जो रिसेंट एक कार्रवाई की गई पाकिस्तान में, लाहौर शहर में, जौहर टाउन के इलाके के अंदर एक दुश्मनाना जो है कार्रवाई की जाती है। दुश्मन आते हैं, कार्रवाई करते हैं, चले जाते हैं। टारगेट बहुत बड़ा था लेकिन गो के वो उसको अचीव नहीं कर सके। लेकिन जब उसके सुराग जोड़े जाते हैं तो पता चलता है कि फाइनेंस और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहीं और से दी जा रही हैं और वो अफगानिस्तान है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जिसको मेरे ख्याल से डिस्कस किया जाना चाहिए और उस पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, वो है FATF। देखिए, FATF एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तान तकरीबन 3 साल से कम बेसिस में फंसा हुआ है और जैसे जैसे पाकिस्तान कंप्लाइंस करता जा रहा है वैसे वैसे उनको नए जो है ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है उसमें 26 कंप्लाइंस थी, एक नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने 6 पॉइंट्स और ऐड कर दिए। और ऐसे ऐसे इल्जाम आते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो मैं जब इस पूरी कुछ डिटेल स्टडी किया तो इस तरह के इल्जाम आते हैं जिसकी लॉजिक नहीं है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जी आपके मुल्क से कोरियर के जरिए टेरर फाइनेंसिंग होती है, यानी कि कोरियर के जो लिफाफे हैं उनमें डॉलर भरे जाते हैं, उनको भर के बाहर भेजा जाता है और फिर वो एक मरकज पे इकट्ठे होते हैं और वहां पर वो टेरर फाइनेंसिंग। वैसे इमरान, ये बात वो लोग कर रहे हैं कि जिस वक्त जिनके पास पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत उनके मुल्कों में इन्वेस्टमेंट की सूरत में मौजूद है। और मैं कहता हूं अगर FATF के ऊपर किसी मुल्क को सबसे ज्यादा सदा मिलनी चाहिए तो वो तो आपका लंदन है, वो तो आपका अमेरिका है, वो तो आपकी वो हेवंस है जो कि आपकी इलीगल मनी को प्रोटेक्शन देती हैं। उन ममालिक से कोई भी पूछने वाला नहीं है कि आपकी ये ब्लैक मनी जिससे आपकी इकोनॉमी चल रही है। बल्कि मैं चूंकि इकोनॉमी पर लिखता हूं तो मैं आपको इस पे बता दूं कि अगर आप अमेरिकन इकोनॉमी में से ब्लैक जो इकोनॉमी है वो निकाल दें तो अमेरिकन इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। यानी कि इतना बड़ा जो फाइनेंस है पूरी दुनिया से वो इलीगल फाइनेंस इलीगल तरीके से जाता है। और इसके अलावा साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि पाकिस्तान में जो FATF के मामलात हैं, इतनी ज्यादा कंप्लायंस पूरी दुनिया के किसी एक मुल्क में, दिस इज द हिस्ट्री, ये मैं इसको मेंशन करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में किसी भी एक मुल्क ने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं की है। और इसका सबसे बड़ा जो सरगना है वो भारत है। और भारत चूंकि एशिया पैसिफिक रीजन का प्रेसिडेंट है तो उसके पास चूंकि ओहदा है तो वो चाहता है कि पाकिस्तान को हर तरह से टाइट किया जाए। लेकिन इस टाइट के अंदर भी मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की भलाई रखी है। हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान का बुरा सोचा था, लेकिन हमने ये देखा कि इस सिस्टम के अंदर आते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जिस तरह क्विकली रिएक्ट किया है और हर चीज को ठीक करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जुडिशरी, इन तमाम इदारों ने मिलकर इस सारे सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और अब मैं समझता हूं कि जो अगला, थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा कि IMF के जो हमारा ऊपर बर्डन है ये उसके साथ लिंक्ड है। यानी कि जैसे ही हम IMF को थोड़ा टफ टाइम देते हैं, FATF हमें मजीद टफ टाइम देने लगता है। लेकिन खैर मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा टारगेट नहीं है। अगर 26 पॉइंट होंगे तो ज्यादा इतना जुल्म भी नहीं चल सकता है। नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मैं समझता हूं हमाद अज़हर साहब का बड़ा ही पॉजिटिव साइन है। और मैं हमाद अज़हर साहब से जब मुलाकात हुई, मैंने उनसे गपशप की इस बारे में, तो उनकी जो मैंने एफर्ट्स देखी और उनका एक जो अंदर एक करंट था ना इस मामले को रिजॉल्व करने को, दिन रात मेहनत करने का, और एक चीज बड़ी एविडेंस उनको जुबानी याद थी। तो मैं, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको चीजें जुबानी याद नहीं होती, ब्यूरोक्रेसीज को याद होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक मतलब ये कि उसको काफी ज्यादा अच्छी तरह से लेके चल रही है। हम डिपार्टमेंट उन लोगों के हाथ में पकड़ा देते हैं जो उस डिपार्टमेंट के अहल ही नहीं होते हैं, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा। और इस वक्त मैं समझता हूं मिनिस्टर अगर पढ़ा लिखा है, रेलेवेंट है और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और PTI गवर्नमेंट के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूं कि ये ब्लेसिंग अवेलेबल है इमरान खान के लिए। ब्रिगेडियर साहब, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में छोटी सी भी कोई कार्रवाई होती है, कोई भी एहतजाज होता है, कोई भी धरना होता है, आप समझ रहे होंगे जिसकी मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, फौरी तौर पे FATF जो है वो एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे बिल जो है वो मंजूर करवाने की बात की जा रही होती है पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन ये FATF तब खामोश हो जाता है जब मकबूजा कश्मीर में लोगों के ऊपर लॉकडाउन मुसल्लत कर दिया जाता है, जब वहाँ के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जब पाकिस्तान में LOC की खिलाफवर्जी हो रही होती है, जब कुलभूषण यादव यहाँ से मिल रहा होता है, जब ईद गुल जैसे न जाने कितने मुलजिम जो हैं वो यहाँ से गिरफ्तार होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहे होते हैं रॉ के कहने के ऊपर,
تب عالمی برادری خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی آپ نے بات کی جو بڑی ضروری پاکستان کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے، وہ ہے کہ جس وقت آپ سڑکوں پہ نکل کے ٹریفک کو بلاک کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، گاڑیوں کو توڑتے ہیں، اور ایک ایشو کے اوپر آپ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں، تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو سوچنا چاہیے، وہ لوگ جس میں ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو احتجاج کے بھی طریقہ کار ہے، اور جب اس قسم کا احتجاج مذہبی بنیادوں پہ ہوتا ہے تو وہ ایک رانگ میسیج تو دنیا میں بھیجتا ہے۔ صحیح، یہ تو اس کو تو آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ لیکن احتجاج تو انڈیا میں بھی ہوا نا، کسان تحریک۔ میں پاکستان کے حوالے سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں عالمی برادری کو اس کے آگے آ رہا ہوں نا، وہ تو ایک رانگ میسیج بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے یہ سمجھیے، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں ایک نیکسس چل رہا ہے، اور وہ نیکسس چل رہا ہے مذہب کی بیسس پہ۔ اس کے اندر جو زیونسٹ ہے، جس کو آپ یہودیت لابی کہتے ہیں، زیونسٹ ایکسٹریمزم کہتے ہیں، زیونزم کہتے ہیں، جو ہائی گریڈ یہودی ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو ٹو ٹاک اگینسٹ گاڈ، ٹو ٹاک اگینسٹ اسرائیل، ٹو ٹاک اگینسٹ گاڈ، یہ ان کا فلسفی ہے۔ وہ زیونسٹ آرگنائزیشن، جو نیو کانز ہیں، ہائی گریڈ کرسچنز جو ہیں، جو امریکہ میں پاور میں ہوتے ہیں، جو فیڈرل ریزرو میں پاور میں ہوتے ہیں، جو یہودیوں کے ساتھ لنک ہوتے ہیں مذہب کی بیسس پہ، کرسچینٹی، یہودیت، اور اس کے اندر وہ ریسنٹ آ گیا ہے ہندوتوا یا ہندوازم کا، جو فلسفی ہے آر ایس ایس کی، جو کہتی ہے کہ انڈیا میں صرف ہندو رہیں گے اور کوئی نہیں رہے گا، جو مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ جو یہودی زیونسٹ ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ نیو کان کرسچنز کہتے ہیں کہ وہ یہودیت کے ساتھ مل کے جو انہوں نے کے بلیف ہیں، اب اس میں ٹائم نہیں ہے ڈسکس کرنے کا، کہ وہ بیت المقدس کے ساتھ، یہ ایک نیکسس ہے، اور ان کا ٹارگٹ ہے مسلمان۔ تو جب آپ کہتی ہیں نا پاکستان کیوں پک اپ کرتا ہے، اس لیے کہ آپ مسلمان کنٹری ہیں اور اب نیوکلیر اسٹیٹ ہے۔ انڈیا ایک بنیادی طور پہ ہندوؤں کا ملک ہے، اور اس کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، میانمار میں اگر مسلمان مرے تھے تو وہ بدھ مت ہے، کسی نے اس طرف نہیں دیکھا۔ تو آپ کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ آج دنیا کو تباہ کیا جا رہا ہے مذہبوں کے نیکسس کے اوپر۔ اب آئیے آپ اسلامک فوبیا، اسلامک فوبیا مذہبوں کا نیکسس، اسلامک فوبیا یہ مذہبوں کا جو دہشت گردی کے اوپر مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا، لیکن زیونسٹ دہشت گردی ہے جو مذہب کو استعمال، نیو گاڈ کرسچنز ہے جو کرسچن دہشت گردی کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا ہندوتوا ہے جو ہندو دہشت گردی کو استعمال کر دی ہے ہندو مذہب کی بیسس پہ۔ اب اس کے بعد جب آپ دوسری طرف آتے ہیں ایف اے ٹی ایف کی، اگر ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں تو میرٹ پہ تو پاکستان کسی بھی طریقہ کار سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں بھی آنے کا اہل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اور آج کی تاریخ میں یہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے ایف اے ٹی ایف، جس کو پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ اگر یہی ملک کوئی اور ہوتا تو آج، یعنی یہ اس کی مثال کمپیریٹیو ہسٹری میں یہ موجود ہے کہ سری لنکا نے 47 میں سے 26 پوائنٹ پہ عمل کیا تھا، ان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستان نے 27 سے 26 پوائنٹ میں عمل کیا۔ اگر تھوڑی سی تاریخ میں آپ ایف اے ٹی ایف کے پلینری سیشن جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر 3 ہیڈنگز ہوتی ہے جو پرانی رپورٹس ان کی بنی ہے۔ ایک ہے ناٹ کمپلیٹڈ، یعنی آپ کو کوئی کام دیا گیا آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا، ایک ہے پارشلی کمپلیٹڈ، ایک ہے ٹوٹلی کمپلیٹڈ۔ اگر آپ پرانے ریکارڈ میں پاکستان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں زیادہ پوائنٹس آپ کو ملیں گے جو پارشلی کمپلیٹڈ ہیں، اور اب تو 26 ٹوٹلی کمپلیٹ۔ تو اس بیسس پہ یہ بلیک میلنگ ہے ایف اے ٹی ایف کی، یہ بلیک میلنگ ہے امریکہ کی، جو ریویو پیسیفک گروپ ہے اس میں امریکہ ہے، انڈیا ہے، فرانس ہے، برطانیہ۔ اب انڈیا کے 44 بینک منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، انڈیا کی 246 سائٹس ڈیٹیکٹ ہوئی ہے دنیا کے اداروں کے اوپر انفلوئنس کرنے کی کوشش۔ انڈیا اوپنلی کہتا ہے کہ انڈیا میں صرف ہندو رہیں گے، انڈیا میں کرسچن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سکھوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کسان ریلی میں دیکھا کس طرح ہیومینٹی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی انڈیا کی طرف نہیں۔ کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اور جو بائیڈن جو کل کھڑا ہو کے اسٹیٹمنٹ، شرم آنی چاہیے جو بائیڈن کو جب وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں ہیومن رائٹس، کیونکہ رشیا میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو میں رشیا نہیں جاؤں گا۔ اور تمہیں نظر نہیں آتا پیلسٹائن میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی وہ تمہارے نتن یاہو نے کی ہے، تو اس وقت کیوں نہیں بولے تھے؟ یا کمالا ہارس یہ کہتی ہے کہ اسرائیل ہیڈ اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ۔ تو اتنے بڑے بڑے لیڈر جب جھوٹ بولے اور جھوٹ بولے مذہب کے بیسس بنا کے، تو دنیا میں کبھی میرٹ پریویل نہیں کرتا، دنیا میں ہمیشہ بلیک میلنگ پریویل کرے، اور یہ بلیک میلنگ پریویل کر رہی ہے ایف اے ٹی ایف کے حساب سے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ابھی بھی ان کا موڈ نہیں ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جون میں بھی پاکستان گرے لسٹ پہ ہوگا، باوجود اس کے کہ پاکستان
पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जितनी मेहनत की है उसके बावजूद वो हमें ग्रे लिस्ट में जानबूझ के, क्योंकि ये पॉलिटिकल टूल है, आपको ब्लैकमेल करना है। शर्म तो उन लोगों को आती है ना, अगर शर्म उनमें होती तो वो जो लोग अपने ही सबसे लोग ज्यादा अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी अटैक करते फायदा जो प्रीच की है, इक्विप की है, फाइनेंस की है, वो अमेरिकन ने की है, जिससे इराक को तबाह किया, लिबिया को तबाह किया, और सीरिया और इंसानियत के ऊपर इंसानियत सोच। आज भी इराक की जो जेल है ना, अबू गरीब जेल, उसकी दीवारें रोती हैं अमेरिकन फौजियों के जुल्म से। और ये जो वो मर गया ना, अभी जाएगा तो वो जहन्नुम में, वो जो डैमंड रम्सफील्ड था, अभी उसकी डेथ हुई है, वो क्या कहता था, उसको लोग कहते थे कि गुआंतानामो बे में ये कुछ हो रहा है, या CIA की डायरेक्टर को कहते हैं। अब तो अमेरिका के अंदर एक फिल्म बन गई है ना इसके गुआंतानामो बे पे और ब्लैक साइट पे, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड उन्होंने निकाल के वो फिल्म बनाई है। तो इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन ये इंसानियत सोच मुजालिम जो अमेरिका ढाता है लोगों में, अमेरिका भी सफर इंशाल्लाह उसके बारे में करेगा। लेकिन अभी चूंकि पावर है और ढारा, उसके बावजूद झूठ बोलते हैं कि हमने ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना है। ह्यूमन राइट्स कहां डिफेंड किए जाएंगे जो 9/11 में अपने ही लोगों को टारगेट कर देते हैं, और उसके बाद वो किस शर्म या क्या उनका मुंह न चाहिए, उनको तुम कुछ नहीं कह सकते। फयाज राही साहब, अगर हम बात करते हैं इसी तरह से FATF की वो डिस्कस किया जा रहा है, मसला कश्मीर कहीं हमें हिलता हुआ नजर नहीं आता, उस पर बात तक नहीं की जाती है। वो लोग जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बैठ के बड़े बड़े बिल्स जो है उनको पास करवाते हैं और उसके ऊपर छोटी छोटी सैंक्शंस लगा के किसी को भी कहीं पे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर कहीं किसी को नजर नहीं आ रहा, क्यों? फायदा शाह महमूद कुरैशी जो है ना, हमारे वजीर खारजा, बड़े नफीस और 90 तोले से आदमी है ना, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने 2 बातें की हैं। एक बात उनसे थोड़ी सी गलत होगी कि उन्होंने ऐवान में बिलावल को बुला लिया वापस। उस पे आपको पता है कि क्या शोर मचा, कितनी बड़ी सर उस डिबेट की तरफ बाद में आएंगे, उस पे आना ही नहीं। दूसरी उन्होंने बात की, दूसरी उन्होंने जो 2 बातें की मैंने कहा, दूसरी जो उन्होंने बात की वो उन्होंने FATF के हवाले से की। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो FATF है ये तकनीकी फॉर्म है या पॉलिटिकल फॉर्म है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने जब 26 नुकात पूरे कर दिए और जो 27वां नुकता है वो क्या है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं जिनको कहा जा रहा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, हमारे मोस्ट क्रिमिनल वांटेड जो क्रिमिनल है वो वहां पर उनके पास है, उन्हें वापस भेजो। उसमें मैं समझता हूं पाकिस्तान ने बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ जो जिनका वो नाम ले रहे हैं, आप भी जानती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनका लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उनके फंड्स रोक दिए गए हैं, उनकी वर्किंग बंद कर दी गई है और कानूनी चाराजोई की जा रही है, इंतजामी स्टेप भी उनके खिलाफ लिए जा रहे हैं। मतलब उस नुक्ते पे भी इतना काम हुआ, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जज्बात से हट के भी, अगर इसको दूसरी टेक्निकल बुनियादों पर लिया जाए तो हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, रिजनेबल काम किया है। वो FATF को, उस इदारे को, वो जो इदारा है ना, वो कहते हैं कि हमारी जो आम दुनिया की आबादी का 10वां हिस्सा है, लेकिन वसाइल हमारे पास 40% है दुनिया के। वो तो मालिक बने हुए हैं ना, वो चाहते हैं कि हम रेगुलेट करें पूरी दुनिया को। तो रेगुलेट कर, इसी चक्कर में वो जो है वो अपनी जो इंतकामी जो सियासत है, वो सिंपल सी बात यह कि पाकिस्तान से खुश नहीं है। और FATF में मेन के रोल किसका है? अमेरिका का। और वो एग्जैक्टली वही बात है, जब आप उसे एब्सोल्युटली नॉट कह देंगे तो फिर वो उसका ग्रज तो आप पे निकालेगा। तो होगा तो तकनीकी बुनियादों पर तो पाकिस्तान ठीक जा रहा है, पॉलिटिकली उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका पाकिस्तान को सफर करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान तैयार है और वो इन अगले दिनों में इंशाल्लाह बेहतर होगा। इमरान, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या अफगान महाजरीन पाकिस्तान से वापस जाएंगे जिन्हें अब तक हमने अपने पास रखा हुआ है? और इस वक्त हम लोग भी इस वक्त इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मैं समझता हूं कि फ्यूचर को एंटिसिपेट करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है, जैसे कि इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट आती है तो हम बॉर्डर सील कर देंगे। और जिस तरह से बॉर्डर फेंसिंग की गई है, तो इसका अल्टीमेट मकसद ये है कि जो अफगानी है उनको यहाँ से निकाला जाए, उनको अफगानिस्तान भेजा जाए, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करें, हम अपने मुल्क में जो मर्जी करें, और यहाँ पर हमको जो यहाँ के जो लोगों के राइट्स हैं उसके ऊपर उन्हें डाका डाल देना दिया जाए। यहाँ के जो लोग जो गुर्बत में रह रहे हैं उनका सारे का पैसा, खरबों रुपया जो है ये अफगानी ले जाते हैं और उसको लीगल मींस के जरिए भी नहीं लेके जाते। ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि आप उसको लीगल मींस के जरिए, बैंकिंग चैनल्स के जरिए लेकर जाएं, लेकर आए, चलो उसका पाकिस्तान को फायदा होगा। ये स्मगलिंग के जरिए जाते हैं और ऐसे ऐसे रास्ते इन्होंने ढूंढे हुए हैं, जिसके एक पार्टनर पेशावर में बैठा है, एक पार्टनर बैठा हुआ अफगानिस्तान में, मतलब वो दोनों अफगानी हैं और वो यहाँ के नेशनली ID कार्ड लेकर अपने आप को यहाँ के नेशनल शो करते हैं। मींस कि इतना ज्यादा हालात को खराब किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा जो इसका सोल्यूशन है वो इनका यहाँ से निकलने। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे 3-4 साल से लगातार मेहनत की है। अब ये वक्त आ चुका है कि अफगान को वापस भेजा जाए और ताकि पाकिस्तान अपना बोझ खुद उठाए, वो अफगानिस्तान वाले हैं वो अपना बोझ खुद उठाए, क्योंकि वो हमारा एहसान भी तो मानने को तैयार नहीं है ना। हमने से बड़ी खुश इसलबी और क्या हो सकती है। ब्रिगेडियर साहब, नए जो मुंतखब ईरानी सदर हैं सैयद इब्राहिम रईसी की शख्सियत तो आप किस तरह से देखते हैं? आयतुल्लाह खमीनी की बरसी के मौके पर जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अगर ईरान ने हमसे बात करनी है तो वो आए, जौहरी मुआहदे पे बात करें, मिसाइल प्रोग्राम हम नहीं रोके। हाँ जी, अगर हमसे बात करनी है अमेरिका ने तो वो आए, इन चीज़ों पे बात करे। अदरवाइज वह जो बाइडन से बात करने में किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और ईरान की इस तरह की जो एकदम से ईरान में जो तब्दीलियां आ रही हैं उन तब्दीलियों को किस तरह से देख रहे हैं आप? अच्छा, ईरान ने तो ये बात की ना रईसी साहब ने, इमरान खान ने भी ये कहा था जब सवाल किया गया कि जो बाइडन ने आपको रिंग नहीं किया, उन्होंने कहा जब उनका टाइम होगा तो रिंग कर लेंगे। बिल्कुल। तो लोगों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल। हालांकि मतलब है अगर जो बाइडन ने नहीं रिंग किया, एक सिंपल सी फिलॉसफी है, अगर तो किसी अमेरिकन सदर ने रिंग करने के बाद कोई ड्रोन अटैक का सिलसिला बढ़ा देना है तो बेहतर है रिंग ना करें। आप रिंग ना ही करें, बिल्कुल। और क्या लॉस होगा। अब जहाँ तक हमने ईरान की बात की, ईरान की जो लीडरशिप है ना वो बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लीडरशिप है। वो इंस्टीट्यूशन से होके जिस इंस्टीट्यूशन में दुनियावी मामलात भी और दीनी मामलात भी और दीनी और दुनियावी मामलात का एक नेक्सस होता है जो शामिल होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब ईरान के वो एटॉमिक साइंटिस्ट को और एक उनकी इंटेलिजेंस को मुसैद ने टारगेट किया। तो ये चीज़ है और उसका मुसैद ने एक्सेप्ट किया कि जी हमने उसको टारगेट किया, या सुलेमानी साहब को जब टारगेट किया गया। ये वो चीज़ें जिन पे ईरान को भी गौर करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि आपके इदारों के अंदर पिल्फरेज है, आपके इदारों के अंदर इंटरफेरेंस है, आपके इदारों के अंदर इजराइल के एजेंट घुसे हुए, और इजराइल के एजेंट पूरी दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में बहुत सारे। लेकिन ईरान ने सैंक्शंस का एक बहुत लंबा पीरियड बर्दाश्त किया। अगर उस वक्त उनकी ट्रेड चल रही थी तो वो चाइना के साथ चल रही थी और चाइना के साथ उनकी बार्टर ट्रेड थी, यानी आप तेल देंगे तो गंदम ले लेंगे, तेल देंगे तो दवाइयां ले लेंगे, मतलब एक बार्टर ट्रेड थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में थ्रू द बैंकिंग चैनल पैसा कॉइन नहीं हो सकता था। लेकिन ईरान उससे गुजर गया। अगर ईरान उससे गुजर के यहाँ तक आ गया है तो और उसके बाद बाराक ओबामा ने ईरान और तो 5 यूरोपियन कंट्रीज ने एक न्यूक्लियर मायदा किया था ना, जिसको ट्रंप ने खत्म किया। अब जो बाइडेन ने आगे कहा तो था कि मैं इसको रिव्यू करूंगा, लेकिन उन 5 यूरोपीय ममालिक ने कहा कि ये यूनिलैटरली हुआ है तो वी डू नॉट एक्सेप्ट कि ये खत्म हो गया। तो अब ईरान का ये कहना कि अगर उन्होंने बात करनी है तो साफ जाहिर है अगर ट्रंप जाके नॉर्थ कोरिया में जाके विजिट करके बात कर सकता है, और उस टाइम पे जिससे पहले नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल का तजर्बा किया था और अमेरिका के अंदर जितने मिसाइल साइट्स थी सबको अलर्ट कर दिया गया था, तो ये उनका डिमांड बिल्कुल ठीक है कि अगर बात करनी है तो जो बाइडेन आए मुझसे बात करें। और ईरान एक बहुत पुरानी कौम है, आज की नहीं है। ये तो अपना मजूसी जब से और आतिश परस्त जब से उनकी तब से चली आ रही है। So they have a national लेकिन ब्रिगेडियर साहब सबसे बड़ी बात ये रही कि वैक्सीन उन्होंने कहीं से नहीं ली, वैक्सीन उन्होंने नहीं पोर्टल पे ली, उन्होंने अपने मुल्क में आने जाने पे ट्रैवल पे पाबंदी लगा दी, और उसके बाद इस तरह स्ट्रांगली आके ये बयान दे देना। मैं ये दुआ करता हूँ कि ईरान एक एज ए मुस्लिम नेशन खड़ा हो और पाकिस्तान के लिए डिमांड, पाकिस्तान को ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अब जो नया ब्लॉक आने वाले दिनों में जो ब्लॉक बने, क्योंकि चाइना ईरान में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाबहार एयरपोर्ट चाइना ने, वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट और सी पैक का जो प्रोजेक्ट है वो चीना किया। तो ईरान, चाइना, पाकिस्तान अगर और रशिया भी आपकी तरफ टिल्ट हो रहा है, अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वैसे, तो एक ब्लॉक्स आने वाले दिनों में ये ब्लॉक्स बनने का जमाना है, नए ब्लॉक्स बनेंगे और पाकिस्तान, ईरान और चाइना अगर खड़े हो सकते हैं तो आपके लिए इस खत्ते में बहुत स्टेबिलिटी आ जाएंगी। फयाज बढ़ाई साहब, नए ब्लॉक के साथ हमारे जो ईरान के साथ ताल्लुकात जो इस्तवार होने जा रहे हैं, और जिसको सो कॉल्ड किस्म के अपोजिशन लीडर फौरी तौर पे सईद सऊदिया से रिलेट करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें शायद खारजा पॉलिसीज के बारे में मालूम भी नहीं होता है। क्या समझते हैं आप कि ईरान के साथ हमारी ये पॉलिसीज कैसी हैं? देखिए, ईरान और पाकिस्तान के तो हम शुरू से जानते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की वगैरह ये सब जानते हैं कि इनका तो बड़ा इत्तेहाद भी रहा है आपस में। फेमिलियर चीजें दो आ गई है ना, वहाँ पे भी जो है वो सैयद इब्राहिम रईसी ने बड़ा क्लियरली कट जो है चीज के ऊपर जवाब दे दिया, यहाँ से इमरान खान साहब ने भी बड़ा क्लियर कट जवाब दिया। एक चीज जरूर मेंशन करूंगा कि ईरान को सोचना पड़ेगा अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हुई हैं ईरान के अंदर जिनको करके पाकिस्तान को हिट किया गया। एग्जैक्टली किया गया। यू हैव टू थिंक कि जी एक मुसलमान मुल्क को नुकसान पहुंचाना
में आपका ही नुकसान है, और ख़ास तौर पे इस सदी में जब ये टारगेट अगेंस्ट द मुस्लिम कंट्री बढ़ता जा रहा है। जी फैज़ राय साहब। सही बात है। देखें ना, ईरान जो है जिस तरह अमेरिका के खिलाफ उसका एक सोच है, ख़ास मजाज है, इसी तरह उसको ये भी सोचना चाहिए जहाँ जहाँ पाकिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है, जहाँ जहाँ भी दुनिया का मसला है, वहाँ भी वो थोड़ा सा साथ दे। वो सही बात है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी है फीलिंग हर्ट हुई है उस हवाले से कि इतना बड़ा दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ इतनी कार्रवाई कर रहा है, तो यकीनन वो ईरान को वो भी चीज़ें सोचनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और ईरान के जो उनकी कल मुलाकात फ़ोन पर बात हुई है, मुलाकातें भी हों, दौरा भी करें, दौरा करने की दावत भी दी है बाकायदा, तो मेरे ख्याल में अगर मिलकर बैठेंगे तो शायद नहीं बल्कि यकीनन अच्छी तब्दीलियां होंगी। ठीक है इमरान, क्लोजिंग की तरफ बढ़ने से पहले आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगी कि खित्ते में जो तब्दीलियां होने जा रही हैं, इन तब्दीलियों को आप किस तरह से देखते हो? आइंदा आने वाले दिनों के आप क्या समझते हैं कि क्या असरात मुरतब होंगे बिलखुसूस पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस को लेकर? देखिए, मैं आपको ये ज़रा इंपॉर्टेंस जो पाकिस्तान के ज़रा वो जहन में रख लीजिए कि जिस खित्ते में हम रहते हैं, अगर उस खित्ते में जोग्राफिकली कोई मुल्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान है। यानी कि आपने इस खित्ते में कुछ भी करना है तो आपको पाकिस्तान को बाईपास नहीं करना, आपको उस वहीं से होकर गुजरना है। तो ईरान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न, हमें पता है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो खुले हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में देखिएगा कि पैलेस्टाइन का इशू हो, इसराइल का इशू हो, पाकिस्तान और ईरान एक ही पेज पर रहे हैं। और इवन कि अगर आप देखें कि सऊदी के साथ भी मामला था तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अपनी जगह कायम रही है। तो मैं समझता हूं कि ईरान के साथ जो नई गवर्नमेंट आई है, इब्राहिमी साहब आए हैं, उन्होंने जो आके एक पॉजिटिव पैगाम पाकिस्तान के साथ भी दिया है, उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पहले दिन से ही ईरान के साथ खड़ी है, और आपको पता है कि कितना प्रेशर था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो ईरान के खिलाफ जाकर कुछ काम करे, लेकिन उन्होंने अपनी फौजें यमन में नहीं भेजी थी। तो मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे जो मामला है पाकिस्तानी गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रही है, और आने वाले दिन अच्छी जो कोई नवीदी लेकर आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की 3 साल की पॉलिसी यही बताती हैं कि अगले 2 साल भी बहुत अच्छे गुजरेंगे। और अभी का जो काम किया हुआ है, इसका जो आने वाले जो सराहत होंगे वो फ्यूचर में बहुत अच्छे मुरतब होंगे और जो आने वाली नस्लों के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का पब्लिक को भी पार्टिसिपेट करना सरकारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी एग्जैक्टली प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फाइज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।